हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग यूनिट और डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूनिट और डायमेंशन जानने से पहले हम लोग बेसिक्स कुछ फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि फिजिक्स क्या है, यूनिट और डायमेंशन क्या है। तो एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है जो कि फिजिक्स का बेसिक चैप्टर है, जिसके मदद से हम लोग मेजरमेंट और बाकी चीजें फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं फिजिकल क्वांटिटी की मदद से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचर से जुड़े हुए नियमों के बारे में पढ़ते हैं। नेचर मतलब हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घट रही है और वो घटनाएं कुछ न कुछ रूल्स के साथ घटती है। अगर हम इन सब की अध्ययन करते हैं, हम इन सब की बात करते हैं, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ। अब बात है लॉ क्यों पढ़ना है, वाई वी नीड टू नो लॉ। लॉ को जानना क्यों जो बहुत जरूरी है। लॉ को जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम उस फिनोमेना को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम उसका यूज अपने डेली लाइफ में नहीं कर सकते। अगर पूछा जाए व्हाट इज द मोटिव ऑफ साइंस, तो साइंस का मोटिव क्या है? साइंस का मोटिव है हमारे जिंदगी को डे बाय डे बेहतर बनाया जाए, कंपेटेबिलिटी लाया जाए, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डे बाय डे नेचर में होने वाली घटनाओं को समझ करके, उनके नियमों को जान करके उनका यूज अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं। उनको हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइट है, फैन है, ये सब किस फिनोमेना पे चल रहा है? तो हमारे नेचर में इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस है, पहले से उपस्थित है। अब उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जानकर, पहचान कर, उनके नियमों को जान करके हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू किया, बल्ब बनाया, फिर जाके आगे और टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। तो हम लोगों ने डे बाय डे अपनी कंफर्टेबिलिटी को बढ़ाना शुरू किया, है ना। तो अभी टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि साइंस का हाथ है उसके पीछे में, तो साइंस की मदद से टेक्नोलॉजी विकसित किया और उस टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम लोग इस डे लाइट में, इस कमरे में बल्ब की रोशनी जो हो रही है, दैट इज द गिफ्ट ऑफ साइंस, दैट इज गिफ्ट ऑफ द फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। नेचर और इसके नियमों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। नेचर एंड इट्स लॉ हो गया। अब चूंकि ये एक ब्रांच है साइंस का, ठीक है, तो इसको अगर पढ़ना है तो इसमें कुछ क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। या बोला जाए कि अगर फिजिक्स के नियमों को अगर हमको एक्सप्रेस करना है, बताना है, समझना है, तो उसके लिए हमें एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बात समझो कि अगर हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है। अगर हम अल्फाबेट नहीं समझेंगे तो हम उस लिटरेचर को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। सिमिलरली अगर हमको फिजिक्स को पढ़ना है, फिजिक्स को समझना है, तो इसके लिटरेचर, इसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। ये किस लैंग्वेज में बोला गया, कहा गया, या हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं। अगर वो लैंग्वेज नहीं है हमारे पास तो हम किसी को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो इसका लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में हम फिजिक्स के नियमों को समझते हैं, बताते हैं, पढ़ते हैं, वो जो लैंग्वेज है वो फिजिकल क्वांटिटीज की लैंग्वेज है। फिजिकल क्वांटिटीज यानी जितनी भी फिजिक्स की बातें होंगी सब फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड होगा। फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में बोले जाएंगे, लिखे जाएंगे, एक्सप्रेस किया जाएगा। अब बात है बच्चों की फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है, किन क्वांटिटीज को हम लोग
फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। तो इसका वैसे क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाएगा जो वेल डिफाइंड हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हम लोग मेजर कर सकते हो, मेजर, यानी जो जिसका कुछ मतलब निकले उस क्वांटिटी का, वेल डिफाइंड हो और जिसको मेजर कर सके। अगर ये दोनों बातें हैं उस क्वांटिटीज में तो दोनों क्वांटिटीज क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज, अदरवाइज फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करें कि राम बहुत ऑनेस्ट है, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो लेकिन अगर बात करें ठीक है ऑनेस्टी क्या है, तो एक प्रॉपर्टी है आदमी की, है ना। तो अगर पूछा जाए कितना ऑनेस्ट है तो ये बोलना मुश्किल है कि वो कितना ऑनेस्ट है। हो सकता है 100 रुपए के लिए ऑनेस्ट हो सकता है, 200 के लिए, 500 के लिए, 1000 के लिए, 5000, 50,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। तो बोलना मेजरमेंट नहीं कर सकते हम लोग ऑनेस्ट को। ऑनेस्ट एक अवस्था है मनुष्य का जो ये बताता है कि वो बेचारा ईमानदार है, बिना किसी इजाजत के, बिना किसी व्यक्ति के इजाजत के उसकी वस्तुओं को छू नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। लेकिन कितना ईमानदार है इसकी मेजरमेंट करने की कोई मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो कौन कौन क्वांटिटीज को, तो हम लोग लेंथ, कौन कौन सा क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगा, जिसमें कुछ एग्जांपल है। लेंथ हो गया, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, amount of substance, displacement, distance, velocity, etc. और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है। तो यहाँ लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, इंपल्स, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है नेचर में हमारे, जिनके मदद से ही हम इस फिजिक्स के लॉ को समझेंगे और दूसरे को भी बताएंगे, ठीक है, समझाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बिना हम लोग फिजिक्स को नहीं समझ सकते, यानी कह सकते हैं all the law of physics are expressed in terms of physical quantities। और ये सारे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की क्राइटेरिया क्या है? वेल डिफाइंड होना चाहिए, मेजर कर सकते हैं हम, जिसमें कुछ हमने एग्जांपल दे रखा है। अब नेचर में हमारे पास कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो मेजर किया जाए तो किसी और फिजिकल क्वांटिटी की उसको जरूरत नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करते हैं तो देखा जाता है कि नेचर में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट है। कौन कौन से? तो एक क्वांटिटी है, अगर हम क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो पहला हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब बात है किन किन नेचर में प्रेजेंट है दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। किन क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे और किन क्वांटिटी को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा। तो इनका जो आधार है
जिनका बेसिस है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, ये बोलता है कि वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे अब जिनको जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता हो। कब? जब हम उसको मेजर करते हो। फिर से एक बार सुनो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किनको कहेंगे? नेचर में वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको अगर मेजर किया जाए तो उनके मेजरमेंट के दौरान वो किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर नहीं करता हो, है ना। यह बोला जाए जो स्वतंत्र रूप से माप लिया जाए, मेजर्ड कर लिया जाए, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब जो इंडिपेंडेंटली मेजर्ड हो जाए या which does not depend upon other physical quantities, which does not depend on other physical quantities when they are measured, when they are measured। जब उनको हम मापें तो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता हो, इंडिपेंडेंटली मेजर हो जाए, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? तो नेचर में बच्चों 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उपलब्ध है। कौन कौन सा? तो पहला मास, जिसका एसआई यूनिट अभी हम लोग पढ़ते हैं किलोग्राम, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केजी लिखते हैं। ठीक है। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटीज उपलब्ध है हमारे पास लेंथ, लंबाई, जिसका एसआई यूनिट मीटर, और जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा टाइम, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका यूनिट सेकेंड है। एसआई यूनिट हम सब एसआई यूनिट लिख रहे हैं, सेकेंड एस। चौथा टेम्परेचर, जिसका यूनिट केल्विन है, एसआई यूनिट, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल एसी पढ़ेंगे। छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका एसआई यूनिट मोल है, जिसको हम लोग MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका ऐसा यूनिट कैंडेला है, कैंडेला, और जिसको हम लोग स्मॉल CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे नेचर में प्रेजेंट है, जिनको अगर मेजर करें तो ये इंडिपेंडेंटली, ये सारे अपने आप खुद में ही सफिशिएंट है। इनको किसी फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब मास लेंथ पर, ना ही टाइम पर, ना ही टेम्परेचर, ना ही इलेक्ट्रिक करंट, ना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ना ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये इंडिविजुअली मेजर हो जाता है ना। वैसे ही लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है। तो नेचर में हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन कौन सा है? ये 7 हमने लिख रखा है, 7 का एसआई यूनिट है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। या बोलो पूरी फिजिक्स के दौरान ये सारा चीज कहीं ना कहीं उस फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से हम फिजिक्स को समझेंगे, इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से। लेकिन यही फिजिकल क्वांटिटी नहीं, इसके अलावा भी है। लेकिन ये 7 मुख्य हैं जिन पर दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज निर्भर करते हैं।
जैसे अगर बात की तो दूसरा जो कैटेगरी है फिजिकल क्वांटिटीज का है ना, नेचर में दो तरह के, पहला फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ये खुद से मेजर नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो ये खुद से मेजर नहीं होगा, बल्कि ये किन पर निर्भर करेगा, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करेगा। यानी नेचर में वैसे क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे निर्भर करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यानी अगर हम इसको मापें या इसको हम एक्सप्रेस करें तो हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद लेना पड़ेगा। मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, ये इस पर आश्रित है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। जब भी कुछ चाहिए डिराइव्ड है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ देखेगा। जिसे अगर बात करते हैं लोग वेलोसिटी, एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्या है वेलोसिटी? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उस डिस्प्लेसमेंट को चेंज होने में कितना समय लगा, है ना, पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट जितना चेंज हुआ है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी को मेजर करना चाहें तो हमको डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर रहना पड़ेगा और टाइम पर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो दो पॉइंट के बीच का, दो पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ सबसे न्यूनतम दूरी अगर हम चलें तो वो दूरी क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर से चल के इधर चले, तो यहाँ ए से बी चल रहे तो इसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगा, ठीक है। न्यूनतम दूरी कब होगा? जब हम स्ट्रेट लाइन में चले। सबसे कम दूरी तय कब करेंगे? जब हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तो जब हम स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं तो एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। आगे बाद में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो दूरी है ये एक लेंथ ही है, तो ये किस पर डिपेंड किया? लेंथ पे। दूसरा टाइम। अब में गौर करो बच्चों, ध्यान दो, तो लेंथ और टाइम क्या है? लेंथ और टाइम अभी बताए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये वेलोसिटी किस पर निर्भर कर रहा है? ये खुद से मेजर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये लेंथ और टाइम पर निर्भर करता है। तो लेंथ और टाइम पर निर्भर कर रहा है, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर निर्भर कर रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करे, या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर सकता है। तो वैसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें से एक एग्जांपल वेलोसिटी, और बहुत सारा हो सकता है। फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग बोले, डिस्टेंस हो सकता है, वेलोसिटी हो ही गया, एक्सेलरेशन बोल सकते हैं हम लोग। इस तरह क्वांटिटीज जो है, फोर्स बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, मोमेंटम बोल सकते हैं, इंपल्स बोल सकते हैं। तो इस तरह से नेचर में प्रेशर बोल सकते हैं। तो ये सारा क्वांटिटी जो हमने लिख रखा है, इसके अलावा भी ये सारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से निकल के आया है या उस पर निर्भर करता है। जब भी इसको मेजर करेंगे तो ये क्या करेगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरफ देखेगा कि भाई हमसे कुछ नहीं होने वाला है, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तभी मैं मेजर हो सकता हूं, अदरवाइज मैं खुद को मेजर नहीं कर सकता हूं तुम्हारी मदद के लिए। मतलब ये हमेशा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरफ देखता है ना, तभी जाके ये मापा जाता है, ये मेजर होते हैं। तो इस तरह से नेचर में दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है,
अगर देखा जाए किसी फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या नेचर है, क्या नेचर है उसका, तो दो नेचर है। क्या नेचर है? एक तो उसमें क्वालिटी होता है और दूसरा क्वांटिटी होता है। अगर बात करें हम फोर्स की, तो फोर्स की क्वालिटी क्या है? तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट में मोशन ला सकता है या उसके मोशन को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना। मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, या और क्या कर सकता है? तो उसके शेप और साइज में बदलाव कर सकता है, चेंज कर सकता है शेप और साइज को। ठीक है, ये तो हो गया इसका क्वालिटी। क्वांटिटी, कितना फोर्स लगाए कि ये मार्कर टूट जाए, कितना फोर्स लगाए रब करने में ताकि ये मिट जाए, कितना फोर्स लगाए इस बोर्ड को उठा करके दूसरी तरफ ले जाने के लिए। तो ये अमाउंट भी जरूरी है। किसी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक तो उसकी क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे अगर हम बोले फोर्स बराबर 10 न्यूटन, ये इसकी क्वांटिटी है फोर्स की। क्वालिटी समझ में आ गया कि फोर्स क्या कर सकता है, कितना फोर्स 10 न्यूटन लिखने का मतलब क्या होगा? क्वांटिटी की बात करें तो एनी फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो अब यहां देखो क्वांटिटी में देखो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है एन, और इसका ये न्यूटन क्या है? एक यूनिट है। यानी फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के टर्म में लिखते हैं। जो ये एन और यू है, एन इंटू यू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, ये क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो इसका मतलब क्या है? एक क्वांटिटी दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही मतलब आता है। तो यहां से ये क्या है? इसका मतलब यही हो गया कि जो एन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के इसके। ठीक है, आगे समझेंगे यूनिट किसको बोलते हैं। यूनिट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मास का यूनिट केजी होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है ना, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो ये यूनिट 1 सेकंड, 1 मीटर, 1 केजी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब समझो जितना बड़ा यूनिट होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? उतना छोटा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा। तो अगर एन का वैल्यू ज्यादा हो, मतलब यूनिट बड़ा यूनिट ले लें, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और अगर यूनिट छोटा ले लें तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा। जैसे समझो एसआई यूनिट होता है मास का, सबसे सिंपल मास का हमें यूनिट पता है, क्या होता है? केजी होता है। ठीक है, ये एसआई सिस्टम का यूनिट है। सीजीएस में इसका यूनिट होता है ग्राम। ठीक है, तो अगर बोले 1 किलोग्राम बराबर कितना, तो हम बोलते हैं 1000 ग्राम। यहां गौर किया जाए, ग्राम एक छोटा यूनिट है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या है? बड़ा है। जबकि केजी एक बड़ा यूनिट है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है ना। तो यही बात यहां बोली जा रही है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा तो यूनिट बड़ा होगा, अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, अगर यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। इस प्रिंसिपल का, इस सिद्धांत का, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूनिट कन्वर्जन में इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग यूनिट पढ़ लेंगे, जब हम लोग डायमेंशन पढ़ लेंगे, तो डायमेंशन में एक यूज हम लोग डायमेंशन का देखेंगे, जहां पर हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं डायमेंशन की मदद से। तो फिलहाल बच्चों हम लोगों ने ये समझ रखा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट का। यूनिट क्या है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी।
तो फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, है? तो हमको बहुत बड़ा मास लाके दे दे और उससे बोले मापो, इसको मेजर करो, क्या करें बताओ? तो हम लोग एक यूनिट डेवलप करते हैं। तो बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मेजर करना है तो सबसे पहले आपको एक यूनिट डेवलप करना पड़ेगा। अब ये यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? यूनिट, मान लो हमारे पास एक बकेट में बहुत सारे पोटैटोज रखे हुए हैं। ये सारे पोटैटोज, ठीक है। अब इसको मेजर करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं पोटैटोज में से कुछ पोटैटोज ले लेते हैं, ठीक है। ये पोटैटोज मेरा स्टैंडर्ड पोटैटोज फिक्स क्वांटिटी में, फिक्स्ड और स्टैंडर्ड है, इसका शेप फिक्स्ड और स्टैंडर्ड है। इस क्वांटिटी को हम लोग यूनिट मास बोलेंगे। क्या होगा? यूनिट मास। अब इस यूनिट मास से पूरे मास को, पूरे दिए हुए पोटैटो को कंपेयर करेंगे विथ द हेल्प ऑफ वेट मशीन। तराजू से तौलते हैं ना, एक तरफ वेट रखते, दूसरी तरफ इस क्वांटिटी को मेजर करना होता है, उसको रखते हैं और कंपेयर करते हैं। तो बच्चों, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि दिए गए क्वांटिटी जिसको मेजर करना है उसके लिए सबसे पहले एक फिक्स क्वांटिटी हम लोग अपनी तरफ से मेंशन करते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। इस यूनिट का अपना नाम हो सकता है। तो जैसे अगर बोले मास का यूनिट, एक यूनिट हमने ले रखा है, एक मास ले रखा है मास का, उतने मास को यूनिट मास बोला जा रहा है और उसका नाम रख दिया गया है केजी। तो अगर पूछो कि सर 1 केजी मास क्या है, तो बच्चों पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑन वेट एंड मेजर्स एक संस्था है, जहां पर एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जो प्लैटिनम और इरिडियम का एलॉय का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ना। ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है वो प्लैटिनम और इरिडियम का एलॉय से बना हुआ है और ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। इसी मास को 1 केजी मास मान रखा है, 1 केजी मास मान रखा है किन्होंने? तो ये ऑथोरिटी दिया गया है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स वालों को, जिन्होंने क्या कर रखा है, जिनको ऑथोरिटी दी गई है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट डिसाइड करने के लिए। और बच्चों, बिना यूनिट के हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू चूज यूनिट। चूज यूनिट कहने का मतलब क्या है? हम अपनी तरफ से, हम लोग नहीं, एक संस्था है जो इस चीज को ये ऑथोरिटी दी गई है, जो ये सारा काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट डिसाइड करेगा। जब यूनिट डिसाइड हो जाएगा तो अभी इस यूनिट से हम इसको कंपेयर कर लेंगे कि कितना टाइम्स इसका है, ये इसके कितने टाइम्स के बराबर है। मान लो ये यूनिट मास इसके 15 टाइम्स के बराबर है, इसके 15 टाइम्स के बराबर है, या बोलो ये पूरा मास इसके 15 टाइम्स के बराबर है ना। थोड़ा सा सही समझो, ये क्या है? ये यूनिट मास है। इस मास को अगर हम इसे कंपेयर करें इसको, तो ये देखा जाता है कि ये 15 बार में खत्म हो जाता है जो हम इसे कंपेयर करते हैं। मतलब ये जो मास है इसका 15 टाइम्स है। अगर इस यूनिट मास को हम केजी बोल रहे हैं तो क्या हो गया? 15 केजी। ये पूरा मास कितना है? 15 केजी। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कुछ नहीं है, एक फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेरिजन करते हैं। जो कंपेरिजन करने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो जैसे मास, तो मास का हमने एक यूनिट मास बना रखा है, हमने नहीं बनाया है। क्या है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स वालों ने बनाया है। तो उन्होंने क्या किया? एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक लिया जो किस धातु का बना हुआ है, प्लैटिनम और इरिडियम का एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है। इतने मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 केजी मास बोला जाता है। इतना मास को 1 केजी मास बोला जाता है। और वर्ल्ड वाइड जितना भी मास 1 केजी का मास है, इसी मास का कॉपी है, रिप्लिका है ना, हूबहू इसके जैसा बनाया गया है। हूबहू नहीं, मतलब कि
इतने ही मास लिया गया है और उतने मास को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं 1 kg मास माना जाता है। इस तरह से लेंथ का मीटर है, तो एक फिक्स लेंथ है जिसको हम लोग 1 मीटर बोल रहे हैं। एक फिक्स टाइम है जिसको 1 सेकेंड बोला जा रहा है ना। ये जो यूनिट है इसका क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तो इसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए यूनिट का, तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट एक फिक्स्ड एंड स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज है ना। तो प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का अपना फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा, उतने क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। लेकिन यूनिट का नाम रखना पड़ेगा, यूनिट रखेंगे तो फिर हमको पता ही नहीं चलेगा कि किस फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट है। तो अपने सहूलियत के लिए, जैसे हम लोग का अपना अपना नाम है, हम लोग सभी आदमी हैं, आदमी बोलने से हम लोग पहचान में नहीं आ सकते, इसीलिए हमारा नाम रखा गया। उसी तरह से हर एक फिजिकल क्वांटिटीज का अपना अपना यूनिट है, सबका नाम रख दिया गया ताकि हम पहचान सकें कि ये मास का यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है, ये टाइम का यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट कुछ नहीं, एक फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसका फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेंगे और उसको दिए गए सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम नेचर वाला फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही कंपेयर करना है। ऐसा नहीं कि मास वाला यूनिट को लेंथ वाले यूनिट के साथ कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि दुकान में जाके बोल रहे हैं 1 मीटर आम दे दो, तो हंसना शुरू कर देगा, मजाक उड़ाएगा हमारा। या हम बोले कि 1 kg कपड़ा दे दो, है ना, तो ये अलग यूनिट है। केजी मास का यूनिट है और लेंथ मीटर जो है लेंथ का यूनिट है। तो अपना अपना फिजिकल क्वांटिटीज का जो यूनिट है उसका अपना नाम है। तो यहाँ पर मास का यूनिट का नाम क्या रखे हम लोग, केजी। अलग अलग सिस्टम में इसका अलग अलग नाम है। किसी सिस्टम में इसको ग्राम बोला जाता है, किसी सिस्टम में इसको पाउंड भी बोलते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें देखते हैं, उसमें बताएंगे आपको कि किस सिस्टम में मास को किस नाम से पुकारा जाता है, उसकी यूनिट मास को किस नाम से जानते हैं हम लोग। तो बच्चों, अगर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड यूनिट एंड दिस यूनिट टू डिसाइड द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज द ऑथोरिटीज गोज टू जनरल कॉन्फ्रेंस एंड वेट एंड मेजर्स। तो ऑथोरिटी जो गया है वो जनरल वेट एंड मेजर्स वालों के पास है, वो डिसाइड करेंगे, दे विल डिसाइड कि कितने को कितना यूनिट मास को कितना लेंथ को हम लोग यूनिट मास यूनिट लेंथ माने और उसका नाम भी रखना है, तभी हम उसको पहचान सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बच्चों हमारे पास एक यूनिट होना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी का, और यूनिट कहने का मतलब फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसी फिजिकल क्वांटिटी का। अगर हम मास को मेजर करना है तो मास का हमको फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना है और उसको हम यूनिट मास बोलेंगे, और उसके लिए एक नाम भी सोच रखे हैं जिसको हम बोलते हैं केजी, किलोग्राम। एसआई यूनिट है, सीजीएस में इसको ग्राम बोलते हैं और एफपीएस सिस्टम में इसको पाउंड बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग नाम है, ठीक है। तो उसके अनुसार से उस अलग सिस्टम में मास वेरी भी कर रहा है कि कितने मास को 1 पाउंड बोला जाए, कितने मास को 1 ग्राम बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग क्वांटिटी लेकर के अलग अलग नाम रखा गया उस क्वांटिटी का, उस फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, और फिर हम दिए गए फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं और तब बता देते हैं कि इसका मेजरमेंट क्या है, 15 kg है या 20 kg है ना। इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है।